हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी। और ये हिंदी देखिए 2025 में जितने भी एग्जाम है उसमें हिंदी पूछी जाएगी। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो, जिसमें यानी जिन भी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाएगी। और हम जो हिंदी कवर करेंगे दोस्तों, वो प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे और चैप्टर के माध्यम से। जैसे पहला चैप्टर हमने उठाया वर्णमाला, तो आज वर्णमाला से संबंधित प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर देखेंगे और प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही हम चैप्टर समाप्त करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी के, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें हमें इस प्रश्न को करते समय सिर्फ दो बातें याद रखनी है। एक तो देखिए क्रमबद्ध रूप देता है, एक व्यवस्थित रूप देता है। तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ये दो शब्द जरूर याद रखने हैं हमें। देखिए, जैसे मोती हैं और मोती बिखरे हुए हैं, तो वह माला नहीं कहलाएगी जब तक उन मोतियों को क्रमबद्ध रूप से या व्यवस्थित रूप से किसी धागे में ना पिरो दिया जाए। तो तब तक वह माला नहीं बन सकते। सही है, तो ऐसे ही अगर हम वर्णों का संकलन भी कर लें, तो वह वर्णमाला नहीं बन सकती जब तक उनको क्रम से नहीं रखेंगे या व्यवस्थित तरीके से नहीं रखेंगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखिए, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए, लिपि चिन्ह भी दोस्तों वर्णों को ही कहते हैं। तो इसका आंसर है देखिए हमारा वर्णमाला, यानी ऑप्शन डी हमारा इसका भी सही हो जाएगा, यानी लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं 50, 52, 53 या 54? तो देखिए, हम पीछे से अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 हैं। लेकिन अभी अगस्त 2024 में दोस्तों एक विशेष वर्ण हमारी हिंदी वर्णमाला में जोड़ा गया है। ये इसका उच्चारण है दोस्तों, जैसे हम ला का उच्चारण करते हैं, तो ऐसे ही इसका उच्चारण है ला। ला। जैसे ये हरियाणवी बोली में बोला जाता है और मराठी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो है हमारे हिंदी वर्णमाला में यह नवीन वर्ण जोड़ा जोड़ा गया है। लेकिन इसको जोड़ने के साथ ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ये सूचना जारी की है कि इसके जोड़ने पर जो संख्या है हमारी वर्णमाला की, वो संख्या किसी भी तरह से दोस्तों प्रभावित नहीं होगी। तो हमारी जो संख्या पहले थी हिंदी वर्णमाला में, वर्णों की संख्या वो 52 थी, और आज भी 52 ही है। ये जो है दोस्तों, ये जैसा हमारे आगत व्यंजन है, कुछ आगत जो ध्वनियां हैं, जैसे उर्दू फारसी शब्दों का सही उच्चारण देने के लिए, जैसे नीचे ये आपने देखा होगा का, खा, इस तरह से ये अरबी फारसी ध्वनियां कहलाती हैं। और अंग्रेजी शब्दों को सही से उच्चारण देने के लिए आगत स्वर, इस तरह से जैसे ये डॉक्टर लिखने में, कॉलेज लिखने में सहायक होता, तो इनको बोलते हैं दोस्तों आगत ध्वनियां। तो इन आगत ध्वनियों के अंतर्गत ही इसको ला को रखा गया है। सही है, तो इससे संख्या प्रभावित नहीं हुई है। मैं इसलिए देखिए इसको आपको बता रहा हूँ कि अनेक अभी किताबों में, नई नई किताबों में हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 53 कर दी है इसके आधार पर। ये जो नवीन वर्ण है दोस्तों, ये आगत ध्वनियों की तरह ही इसमें जोड़ा गया है, इसने किसी भी तरह की संख्या को प्रभावित नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है वो 52 ही है। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग? तो देखिए, जो स्वर हैं दोस्तों, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, और ये व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। यानी स्वर के बिना हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते, व्यंजन का अकेले में उच्चारण नहीं होता, उनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। ठीक। जैसे ये जो व्यंजन का शुद्ध रूप, जो नीचे हलंत लगा होता है दोस्तों, हल लगा होता है, और हल लगे व्यंजन को हलंत कहते हैं। तो ये जो है देखिए, इसका हम उच्चारण नहीं कर सकते जब तक इसे स्वर की सहायता ना मिल जाए। तो इसको जब हम स्वर की सहायता देंगे, यानी क प्लस आ, इसकी सहायता अगर हमें मिलेगी, तो ये बनेगा दोस्तों का, तब इसका उच्चारण हो सकता है। सही है, तो बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता, और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं स्वर। तो प्रश्न यही कह रहा हमारा कि जिनका उच्चारण स्वयं तो स्वतंत्रता से होता है, लेकिन वह व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में सामान्यतः कितने स्वर हैं? देखिए, इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? इसका अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? तो आइए तीनों प्रश्नों को दोस्तों डिटेल से देखते हैं। ठीक। तो हिंदी वर्णमाला में अगर पूछे सामान्यतः कितने स्वर हैं, तो हमें दोस्तों 11 ही लगाने हैं। ठीक। यानी देखिए, 11 प्लस 2 होते हैं। 11 प्लस 2 का क्या मतलब है हिंदी वर्णमाला में हमारे स्वर? तो देखिए, आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई,
ओ और औ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो होते हैं दोस्तों हमारे सामान्यता स्वर। कितने? 11। और जो दो अयोगवा हैं दोस्तों, अनुस्वार और विसर्ग, ये हमें तब गिनने हैं इसमें जब पूछे हिंदी बड़वाला में कुल कितने स्वर हैं, तब हम इन्हें भी जोड़ेंगे, यानी 11 + 2 13 हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे तो इसमें सामान्यता पूछा तो हमें 11 लगाना है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, तो इसमें भी हमें 11 ही लगाना है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं, तो देखिए इसमें हम 13 लगाएंगे, यानी 11 + 2 13। इसमें इसमें कुल पूछा है, तो जब कुल पूछे कि हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं, तभी हमें 13 लगाने हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में लघु ओबलिक ह्रस्व, देखिए एक ही है, या तो लघु पूछ सकता है लघु स्वर कितने हैं, या ह्रस्व स्वर कितने, तो दोनों का मतलब एक ही है, सही है। लघु ओबलिक ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 7, 11, 4 या 2। तो देखिए जो हमारे स्वर होते हैं दोस्तों, अ, छोटा छोटी, छोटा ऊ और री, ये जो चार स्वर होते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं लघु या ह्रस्व स्वर, सही है। तो लघु ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इसके अतिरिक्त जो होते हैं दोस्तों, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या होती है दोस्तों 7। 1 2 3 4 5 6 7, सही है। तो दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7 और ह्रस्व स्वर की संख्या होती है दोस्तों 4, ठीक। अगला प्रश्न है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, तो देखिए बड़ा आ, ए, ऐ, ओ। अब देखिए आप कहेंगे कि अभी तो आपने यहाँ पर बताया कि दीर्घ स्वर है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, ऊ, और ह्रस्व स्वर है आ, ई, ऊ, री। लेकिन यहाँ पर तो देखिए सारे के सारे क्या है, दीर्घ स्वर हैं, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं कि दीर्घ स्वर कौन सा है। ये प्रश्न दोस्तों इंपोर्टेंट है, इसको लगा लेंगे। देखिए जब इस तरह का प्रश्न आए, तो हम ये जो प्रश्न आया है, ये आया है कि स्वरों की उत्पत्ति से। तो स्वर की उत्पत्ति होती है दोस्तों दो प्रकार से मानी जाती है। एक देखिए मूल स्वर, एक तरफ रखते हैं हम मूल स्वर, और दूसरी तरफ रखते हैं दोस्तों संधि स्वर। संधि स्वर, ठीक। मूल स्वर में जो ह्रस्व स्वर होते हैं दोस्तों, वो रखे जाते हैं अ, इ, उ और री। ये हैं चार दोस्तों मूल स्वर, जिन्हें ह्रस्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है, लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये है मूल स्वर। और संधि स्वर में जो बच्चे 7 स्वर हैं हमारे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और बड़ा ओ, ये आते हैं दोस्तों संधि स्वर। इन्हीं दोस्तों दीर्घ स्वर के नाम से भी जाना जाता है, दीर्घ स्वर, ठीक। अब इन स्वरों को और अगर विभाजित करें दोस्तों, ये तो दो पार्ट में विभाजित होते हैं। एक होते हैं मूल दीर्घ स्वर में, मूल दीर्घ स्वर, और दूसरे होते हैं दोस्तों संयुक्त स्वर में, संयुक्त स्वर में। तो देखिए मूल दीर्घ स्वर का मतलब है जो मूल स्वर के आपस में मिलने से बने हैं। जैसे आ से आ मिला दिया जाए, आ प्लस आ, तो ये बन जाएगा दोस्तों बड़ा आ। ऐसे ही देखिए ई प्लस ई मिला दिया जाए तो ये बन जाएगी बड़ी ई। और ऊ प्लस ऊ अगर मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा बड़ा ऊ। और अगर हम बात करें दोस्तों री प्लस री की, तो ये बन जाती है दोस्तों इस प्रकार से बड़ी री। इसमें दो नीचे को बन जाते हैं ये। तो देखिए चूंकि बड़ी री हिंदी भाषा में इसका बड़ी री का कहीं भी प्रयोग नहीं होता, तो इस प्रकार से हम जो मूल दीर्घ स्वर में रखेंगे दोस्तों, इन तीन को ही रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे नीचे वाले को, ठीक। ये संस्कृत में आती है, जो बड़ी री होती है ये संस्कृत में आती है, सही। तो मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे हमारे दोस्तों बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और इसके बाद संयुक्त स्वर हमारे बचेंगे देखिए दोस्तों ए, ऐ, ओ और बड़ा ओ। तो यहाँ से हमें ये प्रश्न छांटना है कि दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो इसमें मूल दीर्घ स्वर पूछा है, तो देखिए ए, ऐ, ओ, ये तीनों जो आ जाएंगे दोस्तों, ये आ जाएंगे संयुक्त स्वर में, और ये जो है ये हमारा बन जाएगा दीर्घ स्वर। और कौन सा दीर्घ स्वर? मूल दीर्घ स्वर। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो देखिए मात्रा के आधार पर जो स्वर विभाजित किए गए हैं दोस्तों, वो दो प्रकार से किए गए हैं। एक लघु मात्रिक, यानी लघु मात्रिक, और दूसरे दीर्घ मात्रिक। तो लघु और दीर्घ, तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? लघु, दीर्घ, इनको गुरु भी कहते हैं, गुरु, सही है। तो लघु या दीर्घ ओब्लिक गुरु, तो दो प्रकार से मात्रा के आधार पर स्वर को विभाजित किया गया है।
अगला प्रश्न है किस स्वर को मध्य स्वर कहते हैं। ये जो विभाजन किया गया है मध्य स्वर, अग्र स्वर, पश्च स्वर, ये किया गया है दोस्तों जीभ के आधार पर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये जीभ के आधार पर हमारा इसका वर्गीकरण किया गया है। किस प्रकार से, तो देखिए मध्य स्वर में जो आता है दोस्तों, जब जैसे हम इनका उच्चारण करते हैं स्वर का, तो जो जीभ का मध्य वाला भाग है वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। और ऐसा सिर्फ एक ही स्वर का उच्चारण करने में होता है, वो होता है आ के, छोटा आ के। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर हो जाएगा आ, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, मध्य स्वर पूछा है, आ हो गया। अच्छा, तो फिर अग्र स्वर में क्या होते हैं, तो देखिए अग्र स्वर में दोस्तों आते हैं इसमें ई, बड़ी ई, ए, बड़ा ए और हमारा री। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए अग्र स्वर में हमें ई याद रख लेंगे, ई। तो ई में ही देखिए जो ए है दोस्तों, ये इसमें भी ई होता है, आ प्लस ई। आप जानते हैं आ प्लस ई इसका होता है। तो इस प्रकार से ये इसमें भी होता है, इसमें भी, और इसका अगर उच्चारण करेंगे हम तो री, इस तरह से इसका उच्चारण होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी ई देखने को मिल रही है। तो ई वाले जितने भी होते हैं दोस्तों, वो कहाँ में आते हैं, अग्र स्वर में आते हैं। तो अग्र स्वर में 5 आ जाएंगे हमारे, और जो बाकी बचे वो पश्च स्वर में आ जाएंगे। पश्च स्वर में कौन कौन सा आते हैं, तो बड़ा आ, एक तो बड़ा आ जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों ऊ से बनने वाले, ऊ से बनने वाले कौन से होते हैं, तो देखिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ तो होते ही हैं। और देखिए जो अ होता है इसमें भी ओ ऊ होता है, और एक बड़ा ऊ, ये। तो ये सारे के सारे हो जाते हैं दोस्तों पश्च स्वर में। तो हमें पता चला, तो जीभ के आधार पर स्वर का जो वर्गीकरण होता है दोस्तों, वो 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जो मध्य स्वर में मात्र एक ही स्वर है, आ, सही है। और अग्र स्वर में ई ए आई और री आता है, और पश्च स्वर में बड़ा उ औ और औ आते हैं। तो इस प्रकार से ये जीभ के आधार पर हमने स्वर का वर्गीकरण देख लिया। यहाँ पर अगला प्रश्न है, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3, 5, 4 या 2। तो देखिए होठों की स्थिति के आधार पर दोस्तों स्वर 2 प्रकार के होते हैं। यानी जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो एक में तो होठ हमारे गोलाकार बन जाते हैं, और एक कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिसमें हमारे होठ गोलाकार नहीं होते। तो जिसमें गोलाकार हो जाते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों हम वृत्तमुखी स्वर, और जिसमें गोलाकार नहीं होते उनको बोलते हैं अवृत्तमुखी स्वर हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर रोकते हैं। ये हमने हिंदी वर्णमाला के कुछ प्रश्न देखे। आज के लिए है इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वर्णमाला को हम कल समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम वर्तनी चैप्टर लेके आएंगे, उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। यानी हम चैप्टर वाइज प्रश्न देखने वाले हैं, प्रश्न के माध्यम से ही हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो देखिए इस तरह से जो हम पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो जो भी हिंदी पढ़ते हैं आपके दोस्त, उनको आप जरूर वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।